हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखते हैं बोर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन अक्टूबर और नवंबर में जो एग्जाम हुए थे 2020 में, उसका साइंस 1 का पेपर और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। इफ यू आर न्यू टू चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू लाइक योर माय वीडियो देन प्लीज hit the button of like and share the video. Okay, let's start our video. Board question paper solution October November 2020 science was. Okay, the question number 1 is choose the correct option. 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है। यहां पर आपको ऑप्शन नहीं रहेगा, जितने क्वेश्चन है उतने आपको यहां पर कंप्लीटली सॉल्व करना है। 5 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन। द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द स्पेसक्राफ्ट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी, देखिए एस्केप वेलोसिटी मस्ट बी 12.2 किलोमीटर पर सेकेंड रिक्वायर्ड टू स्पेस टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ। सो हमारा ऑप्शन जो होगा वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नाउ द सेकंड वन, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर एथानिक एसिड इज, एक्चुअल में इसमें जो ऑप्शन है 17, 19, 15, 27, तो प्योर एथानिक एसिड का अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं तो वो होता है 16.6, बट यहां पर ऑप्शन नहीं है, तो यहां पर 16.6 टू 17 हम ले सकते हैं, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर while it is passing through a medium is called dispersion of light. Separation हो रहा लाइट का, that means dispersion of light. So option C is the correct option. The conversion of ferrous sulfate to ferric sulfate is, देखिए फेरक सल्फेट में अगर आप देखेंगे फेरस सल्फेट में तो यहां पर 2 प्लस आयन होते हैं 3 प्लस आयन होते हैं, सॉरी 3 प्लस आयन होते हैं, एंड फेरिक सल्फेट में अगर आप देखेंगे तो 2 प्लस आयन होते हैं। दैट मींस यहां पर जो है ना एक आयन का लूज होता है, एक आयन यहां पर लूज हो रहा है, तो अगर लूज हो रहा है दैट मींस ऑक्सीडेशन, तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑक्सीडेशन। द फिफ्थ वन, लिथियम दैट मींस Li डैश डैश एंड पोटेशियम इज द डोबेराइनर स्ट्राइट्स। तो आपको पता है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम इज द डोबेराइनर स्ट्राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए था। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 1B। ये 4-5 क्वेश्चन है इसमें, ये पांचों क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं, यहां भी ऑप्शन नहीं है, तो 5 मार्क्स आपको कंप्लीटली यहां पर मिल जाएंगे। देखिए इसमें जो है स्मॉल आंसर क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहां पर कोरिलेशन होता है, फिर गिव द नेम ट्रू और फॉल्स, ड्रॉ स्ट्रक्चर। इस जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उसके यहां पर आंसर आपको लिखना है। 1 वर्ड में हो सकते हैं, 1 सेंटेंस में हो सकते हैं। ओके, नाउ देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, 5 मार्क्स। स्टेट ट्रू और फॉल्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इट इज ट्रू। ओके, राइट द कोरिलेट आंसर, दैट मीन टॉर्च अगर है तो टॉर्च में जो यूज होता है वो कॉन्केव लेंस यूज होता है, तो कैमरे में कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। सिंपल है, पहले रिलेशन को देखकर हमको सेकंड रिलेशन का फिल अप करना है। फाइंड ऑड मैन आउट, देखिए जिंक, आयरन, फास्फोरस, सोडियम। अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, गौर से देखेंगे, तो जिंक जो है एक मेटल है, आयरन एक मेटल है, सोडियम एक मेटल है, बट फास्फोरस इज नॉन मेटल है, सो फास्फोरस इज द ऑड मैन आउट। सो आंसर इज फास्फोरस। सिंपल है, ये 3 क्वेश्चन हो गए, 3 मार्क्स आपको इजीली यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ C3H8। अब देखिए C3H8, सबसे पहले आप क्या कीजिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला के लिए जितने कार्बन है C3, तो 3 कार्बन आप पहले यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, उसकी चेन बना लीजिए, 3 कार्बन है ना। 3 कार्बन बनाने के बाद अब H8, तो हर कार्बन एटम जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बॉन्ड ऑलरेडी इस कार्बन का बना हुआ है, तो 3 बॉन्ड आप इधर बना लीजिए। यहाँ पर 2 बॉन्ड क्योंकि 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हैं, यहाँ पर 3 बॉन्ड क्योंकि 1 बॉन्ड। देखिए अब हर एक का 4-4 बॉन्ड हो गया है, और हर एक बॉन्ड पे आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, आपका C3H8 यहाँ पर इजीली ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने बना लिया C3H8। सिंपल है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको, इसके 1 मार्क्स है। Which satellite is used in education field among INSET और GSET सीरीज? अब देखिए इनसेट सीरीज तो एजुकेशनल में यूज ही नहीं होती है, जीसेट सीरीज में होता है। तो वो जीसेट सीरीज में एक सैटेलाइट होता है जिसको बोलते हैं एजुसेट है ना। तो वो जो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज होता है। तो आंसर लिखेंगे हम GSET 3।
known as EduSet used in educational field। अगर आपने कंप्लीट आंसर लिखा है तो आपको 1 मार्क्स यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पांचों क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम, उसमें गिव रीजन होता है। तो गिव रीजन में हमारे पास है एनी 2 हमको करना है 4 मार्क्स के लिए। 3 क्वेश्चन हमको यहाँ पर गिवन रहेंगे, हमको 2 अटेम्प्ट करना है। स्टार अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग एट नाइट, simple microscope is used for watch repair, the copper vessel turns greenish and silver article turns blackish when kept open in air for long time। तो 2020 अक्टूबर के पेपर में ये जो क्वेश्चंस थे, चलिए इसके आंसर्स हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकलिंग एट नाइट। देखिए ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्वेश्चन है। इसमें आपको मालूम है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे जो है वो लेयर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के गैसेस होते हैं। वो लेयर से जब रे ऑफ लाइट आती है तो वो बहुत ज्यादा उसका रिफ्लेक्शन होता है। एवरी टाइम रिफ्लेक्शन होने के बाद वो हमारे आईज पर आती है, और बहुत सारा रिफ्लेक्शन होने की वजह से जो पोजीशन ऑफ स्टार है ना वो थोड़ा सा शिफ्ट होते रहता है, हर बार शिफ्ट होते रहता है। तो वो शिफ्ट होने की वजह से हमको लगता है कि स्टार जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं हम लोग यहाँ पर। In the atmosphere, there are different layer of air with the different refractive indices which keep on changing. When we observe the stars through this air, the light coming from the refract randomly so that the intensity of light varies due to which that apparent position of the star fluctuate। यानी बार बार उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। When more light reaches our eyes, the star is seen bright, and when less light reaches our eyes, the star is seen dim। Thus, due to change in refractive index of atmosphere, star appear twinkling at night। सिंपल और बहुत इजी लैंग्वेज में ये आंसर आपके पास आ गया है। बहुत सारे एटमॉस्फेरिक लेयर है, उससे रिफ्लेक्शन होते होते हमारे पास लाइट जो आती है वो कभी क्या होता है, कभी मोर लाइट आती है, कभी लेस लाइट आती है। तो मोर लाइट आती है तो स्टार सीन ब्राइट, एंड लेस लाइट आती है तो स्टार जो है वो डिम नजर आते हैं, डिम हमको दिखते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Simple microscope is used for watch repair। Now the question का आंसर देखते हैं। A simple microscope used in repairing watches as a convex lens of a small focal length with the magnification capacity up to 20 times। यानी अगर हम उस लेंस से देखते हैं तो 20 टाइम्स बिगर हमको जो है पार्ट्स जो है वहां पर नजर आएंगे। Therefore it is used by watch repair, इसीलिए वॉच रिपेयर इसको यूज करते हैं टू चेक द स्मॉलेस्ट पार्ट। देखो वॉच में क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, है ना, वो पार्ट्स जो है देखने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, क्योंकि वो जो है उसका इमेज जो है 20 टाइम्स बिगर बनाता है ना। Therefore it is used watch repair to check the smallest part of the watch clearly and it does not cause any strain on eyes। मतलब फिर आंख पर उसका जोर भी नहीं होता है, आंखें तकलीफ में नहीं आती है, उस पर जोर नहीं पड़ता है। सो सिंपल आंसर हो गया आपका। The copper vessel turns greenish and silver article turn blackish when kept open in air for long time। कॉपर के बर्तन को अगर हम रखते हैं तो वो नीले पर ग्रीनिश हो जाते हैं, मतलब हरे हो जाते हैं, और सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स है या दूसरे भी आर्टिकल्स है अगर हम उसको रखते हैं तो वो हवा में खुला रखते हैं तो ब्लैकिश हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है, इसका रीजन हमको यहाँ पर लिखना है। तो सिंपल एकदम, वन exposure to air, silver article turn blackish after some time because of the layer of silver sulfide। The answer is the layer of silver sulfide Ag2S formed by the reaction of silver with hydrogen sulfide in air। सिल्वर सल्फाइड एक लेयर है सिल्वर सल्फाइड की, वो फॉर्म हो जाती है किसके ऊपर, कैसे फॉर्म होती है, बाय द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विथ हाइड्रोजन सल्फाइड इन एयर। हवा में जो है हाइड्रोजन सल्फाइड और सिल्वर का जो है वो रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है और वो लेयर होती है सिल्वर सल्फाइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन मॉइस्ट एयर, मतलब गीली हवा में मॉइस्ट एयर में अगर रिएक्ट विद द surface of copper vessel that turn greenish because of the formation of copper carbonate on its surface। रीजन दिया है of the formation of copper carbonate on its surface।
तो एयर से रिएक्ट करके उसके सरफेस के ऊपर जो है कॉपर कार्बोनेट की एक लेयर आ जाती है जिससे वो ग्रीनिश नजर आता है। सिंपल क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 3। एन ऑब्जेक्ट टेक 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन द प्लैनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, वो 5 सेकंड में जमीन पर गिरता है, कितनी हाइट से, 5 मीटर की हाइट से, ऑन द प्लैनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। तो फिर जी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास t, दैट मीन्स 5 सेकंड में वो ग्राउंड पर रीच होता है, गिरता है, हाइट उसकी 5 मीटर है, दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको s लेंगे, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 5 मीटर। अब देखते हैं यहां पर हम लोग कि फार्मूला क्या यूज करना है। तो देखिए न्यूटन्स जो लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, सॉरी न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसका जो है सबसे ज्यादा यूज होता है और एग्जाम में उसी बेस के ऊपर क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल्स जो है वो आते हैं। तो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, आप 3 इक्वेशन है उसको अच्छी से याद कर लीजिए, राइट। देखिए सिंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर it will be free fall, hence its initial velocity 0। क्योंकि ये फ्री फॉल हो जाएगा तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 आएगी, ये याद रखना है आपको। ओके, नाउ u इज इक्वल टू 0 है। अब लेंगे यहां पर बाय न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन है मैंने बताया आपको, तो हमको यहां पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेना है। नाउ s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, u initial velocity, t time 1/2, a is the acceleration, बट यहां पर एक्सेलरेशन यूज जो हो रहा है वो ग्रेविटी से हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, तो a की प्लेस पे हम g लिखेंगे। सो हमारा जो फार्मूला बनेगा ut इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। ओके, और g हमको फाइंड आउट करना है। नाउ पुट द वैल्यू, s 5 है, u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, t एज इट इज प्लस 1/2 g इंटू एम 5 स्क्वायर। नाउ ये जो 0 इंटू टी, ये तो 0 हो जाएगा, 1/2 5 जी, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 1/2 जी इंटू 5 का स्क्वायर 25। अब इसको हम यहां से इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा और ये 25 डिवाइड में आ जाएगा, जी सेपरेट हो जाएगा, 5 2 10 अपॉन 25, दैट मीन आंसर आएगा हमारा 2, ये 5 5 25, 2/5। सो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल है एकदम, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन आपको यूज करना है, वैल्यू पुट करना है और आंसर लेकर आना है। ओके, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीट द टेबल, राइट द केमिकल इक्वेशन। ये टेबल है, इसको कंप्लीट करना है एंड प्लस इसकी केमिकल इक्वेशन भी हमको क्या है लिखना है। ओके, नाउ लाइमस्टोन दैट मीन कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, अगर उसको हम हीट करते हैं तो 2 प्रोडक्ट हमको यहाँ पर मिलते हैं, एक मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और एक मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। सो हम इसको फिलअप करेंगे, चलो आंसर लिखते हैं हमारा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपने ये लिखा है तो आपको यहाँ पर हाफ मार्क्स मिल जाएगा, एंड इक्वेशन लिखने का आपको राइट द केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन लिखने का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो इक्वेशन लाइमस्टोन का आपको फार्मूला यानी मालूम होना चाहिए कि लाइमस्टोन दैट मींस व्हाट, इट इज द नथिंग बट अ कैल्शियम कार्बोनेट। सो कैल्शियम कार्बोनेट अगर उसको हम हीट करते हैं, यहाँ पर डेल्टा बना लीजिए, जैसे हीट का यहाँ पर सिंबल है, ये डेल्टा बना लेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल है, राइट। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें तो हमारे पास जो है 2 यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। राइट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड आल्सो गिव द नेम ऑफ ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ उसको लिख लेना है, ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा। सो क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है अरेंज है एज पर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
मॉडर्न प्रेडिक्ट को जो अरेंज किया गया है वो एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया गया है, बट मेंडलिस ने, न्यूलैंड्स ने, सब ने जो है उसको अरेंज किया था एटॉमिक मासेस के बेस के ऊपर, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर के बेस पर जो है वो अरेंज किया हुआ है। ओके, तो यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हो गया। नाउ नेम द ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब आपको मालूम है कि पहला ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप वन, ग्रुप टू, इट इज अ एस ब्लॉक, group 13 to 18 it is a p block, and the middle element is a transition element, it is d block, and the below is the periodic table. There are two periods, that is lactinite and actinite series, and it is called f block. तो अगर आपने लॉ ऑफ लिखा 1 मार्क्स आपको यहाँ लॉ के मिलेंगे, और यहाँ पर जो ये लिखेंगे इसके 1 मार्क्स मिलेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट, रिड्यूस है 2022 एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन रिड्यूस है। चलिए नेक्स्ट, डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट इट्स एसआई यूनिट। तो इसका डेफिनेशन लिखना है हमको, तो चलिए लिखते हैं डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस के साथ इंक्रीज करना है, रेस करना है, टेम्परेचर कितना 1 डिग्री सेल्सियस अगर हमको टेम्परेचर रेस करना है, तो वहां पर जो हीट एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट। तो उसका जो यूनिट है हमको एसआई यूनिट वो लिखेंगे हम, एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जूल पर डिग्री सेल्सियस केजी, राइट। चलिए, तो ये हो गया हमारा आंसर। आप डेफिनेशन लिखेंगे 1 मार्क्स, आंसर लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग एनी 5, 15 मार्क्स से 8 क्वेश्चन यहाँ पर आपको गिवन रहेंगे। एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर एंड फॉल फ्रीली टू द ग्राउंड, assuming that the value of g is 10 meter per second square, calculate time taken by ball to reach the ground, b velocity of ball ऑन रीचिंग द ग्राउंड। देखिए, 2 चीज हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, एक तो टाइम फाइंड आउट करना है, दूसरा वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। एक आयरन बॉल को अगर हम, जिसका वेट है 3 kg, देखिए ये जो वेट दिया जाता है ना इसका कोई यूज नहीं है, ये जो वेट दिया गया है आपको यहाँ पर, मास जो दिया गया है, सॉरी, अ बॉल ऑफ मास 3 kg, ये जो मास दिया गया है इसका कोई भी फॉर्मूले में यूज नहीं होगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, इज रिलीज फ्रॉम हाइट ऑफ 125 मीटर, हाइट हमारे पास यहाँ दिया गया है 125 मीटर, फॉल फ्रीली टू द ग्राउंड, अज्यूमिंग दैट वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू दी गई है, और हमको कैलकुलेट करना है टाइम। तो जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने यहाँ पर जो फार्मूला लिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो गिवन एस, दैट मीन्स हाइट, इट इज कॉल्ड ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट, 125 मीटर, ए दैट मीन्स एक्सेलरेशन, एंड यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, दैट मीन जी भी सेम रहेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू इनिशियल वेलोसिटी फ्री फॉल है, 0 रहेगी, और टाइम हमको फाइंड आउट करना है, सिंपल है। तो वही फार्मूला लेंगे हम, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT, बट ए जो है हमारे पास 10 है, जी एंड ए एक्सेलरेशन होता है, सो उसकी प्लेस पे हम रखेंगे यू इनिशियल वेलोसिटी, एस 120, एस 125, u 0, t as it is प्लस 1/2 a, दैट मीन्स 10 हमारे पास, और t स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, 125 1/2, अगर इसको डिवाइड करते हैं 2 5 10, दैट मीन्स हमको जो मिलेगा 125 इज इक्वल टू 5 इंटू टी स्क्वायर। अब ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएंगे, डिवाइड में हो जाएगा, 125/5 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, और यहाँ पर 5 अगर डिवाइड करते हैं हम तो 25 हमको मिलेगा, 25 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और यहाँ पर अगर रूट लेते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यू विल गेट 5 इज इक्वल टू टी। तो दैट मीन्स टाइम जो हमारे पास आया, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड 5 सेकेंड। ओके, तो टाइम रिक्वायर्ड इज 5 सेकेंड। ओके, नाउ सेकेंड हमको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है u प्लस जी टी। ओके, u प्लस जी टी, तो यहां से v यानी वेलोसिटी हमको फाइंड आउट हो जाएगी, u हमको पता है
ये 0 है इनिशियल वेलोसिटी, जी हमने फाइंड आउट है, टी भी हमने फाइंड आउट किया है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू 0 प्लस 10 इंटू 5, दैट मीन्स 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो है ये पर सेकेंड, ये जो आंसर हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल था पहला, 5 क्वेश्चन करना है, 8 गिवन है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, हैज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज 282। अब यहाँ पर ना एक एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर गिवन है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप जो है ना, ये एलिमेंट कौन सा है वो आपको यहाँ पर पहचानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए 2 प्लस 8 10 और प्लस 12 12 है। ओके, यानी इसका जो एटॉमिक नंबर हो गया वो 12 हो गया, सबकी प्लस कर देंगे तो आपको एटॉमिक नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? 12। और ये एलिमेंट कौन सा है वो भी लिख देना है हमको, ये मैग्नीशियम है। ओके, द एटॉमिक नंबर इज 12, द एलिमेंट इज मैग्नीशियम। राइट, अब हमको पता चल गया ये मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट? सो ये सेकंड ग्रुप में आता है, सो यहाँ पर लिखेंगे द एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 2। ठीक है, विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग? द पीरियड इज ऑल्सो 3। ठीक है, द एलिमेंट बिलोंग्स टू पीरियड 3। सिंपल है, ये 3 क्वेश्चन के आंसर आप लिखते हैं, बट इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये एलिमेंट कौन सा है, कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड्स में है, तो ये आपको इजीली आप ये आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। राइट द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन है 2KClO3 एंड हीट करेंगे तो हमको मिलेगा पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। राइट, तो अब ये इक्वेशन में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक नेचर लिखना है हमको। और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन, और इसको बैलेंस करना है। एंड द थर्ड वन इज आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इन दिस इक्वेशन। तो ये तीनों क्वेश्चन के अंदर आंसर लिखते हैं आप तो 3 मार्क्स आपको मिलते हैं। चलिए आंसर लिखेंगे हम इसके। तो पहला है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ड्यूरिंग एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हीट इज आइदर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग और हैज टू बी सप्लाइड कंटिन्यूअसली फ्रॉम आउटसाइड। ये मैंने उसके डेफिनेशन आपको एक एक्स्ट्रा लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो क्या हो रहा है, हीट यहां पर गिवन है ना, हीट सप्लाई की जा रही है, इसीलिए ये रिएक्शन जो है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। राइट, अब यहां पर हम लिखेंगे, तो यहां पर हमारा हो गया, क्वेश्चन पूछा था उसने, बताइए ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक है, उसका रीजन भी लिख लिया क्योंकि यहाँ पर हीट जो है वो सप्लाइड हो रही है, सप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो जिस रिएक्शन में हीट सप्लाई होती है या एब्जॉर्ब करती है सराउंडिंग से जो हीट, वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बी बैलेंस द इक्वेशन। अब बैलेंस करने का इक्वेशन, तो यहाँ पर तो बैलेंस इक्वेशन, अब बैलेंस कैसे करेंगे यहाँ पर आप देख लीजिए। देखिए सबसे जो बिगर जो है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, उसको देखिए, तो यहाँ पर O4 है, H2 है। राइट, ये जो है हमारा पर रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट में देखिए O4 है S, वैसे ये Na2 है। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर सोडियम जो है वो 2 है, यहाँ पर सिंगल है। राइट, तो उसमें हमको क्या करना है, सोडियम के साथ 2 लगा देना है। लगाने के बाद देखेंगे ये तो सोडियम का 2 हो गया, ये 2 ऑक्सीजन का भी हो गया, ये 2 हाइड्रोजन का भी हो गया, ये 2 सोडियम का भी हो गया, ये 2 ऑक्सीजन का भी हो गया, ये 2 हाइड्रोजन का भी हो गया। अब प्रोडक्ट में आएंगे तो Na2 2 सोडियम है, SO4 एज इट इज है, H2, दैट मीन्स यहाँ पर H2 हो गया था और ये 2 4H हो गया, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये H4 हो जाएगा। तो H बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, 4 और 2 यहाँ पर 6 हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ 4 है, 6 हो गया। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, सोडियम भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और सल्फर भी बैलेंस है। तो यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस हो गई। सिर्फ आपको यहाँ पर 2 लगाना है और यहाँ 2 लगाना है, आपको X मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। देखिए इसमें ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों हमको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग। इन द रिएक्शन रिडक्शन ऑफ
CuO है ना, CuO का रिडक्शन इज टेकन प्लेस एंड ऑक्सीडेंट ऑफ H2 इज टेकन प्लेस। ये जो है ऑक्सीजन रिड्यूस कर रहा है, यहां से ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन हो गया, और ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है H2 तो ऑक्सीडेशन हो गया। सिंपल है, इसने ऑक्सीजन लूज किया, इसने ऑक्सीजन गेन किया, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ और इसका रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पर रिडक्ट ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टर हमको बताना था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो आंसर हमने यहाँ पर लिखा है। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अ कॉपर स्फीयर ऑफ 100 ग्राम mass is heated to raise its temperature 100 degree Celsius and release in water of mass 195 gram and temperature of 20 degree in copper calorimeter. If the mass of the calorimeter is 50 gram, what will be the maximum temperature of water? तो वाटर का टेम्परेचर कितना रहेगा वो हमको फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है, तो मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूं। अ कॉपर ऑफ स्फीयर 100 ग्राम, एक गोला है, स्फीयर है, एक बॉल है जो कॉपर का है और उसका जो मास है वो 100 ग्राम है। इज हीटेड, अब उसको हीट किया गया है, और कहां तक हीट किया गया, 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर लेकर आ गया है। एंड रिलीज इन वाटर ऑफ मास, और एक कैलोरीमीटर है उसमें वाटर रखा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, वाटर है उसमें जिसका वेट है, जिसका मास है 195 ग्राम, और उसका टेम्परेचर है, किसका, वाटर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। और कॉपर कैलोरीमीटर, जो कैलोरीमीटर जिसमें वाटर रखा हुआ है, एक एपरेटस है कैलोरीमीटर, उसमें वाटर है, तो कैलोरीमीटर में का भी जो यहाँ पर जो है उसका मास दिया गया है, जो कैलोरीमीटर का मास जो है वो 50 ग्राम है। अब एक बात याद रखना है आपको, जो टेम्परेचर वाटर का रहेगा वही टेम्परेचर कैलोरीमीटर का रहेगा, क्योंकि कैलोरीमीटर के अंदर ही वाटर है। अगर वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस होगा। ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा माइंड में रखना है। ओके, अब गिवन क्या क्या उसको लिख लेता हूं मैं। लेट द कॉपर स्फीयर, वाटर एंड कैलोरीमीटर अटेन फाइनल टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, यानी फाइनल टेम्परेचर, हीट एब्जॉर्ब और हीट लूज, ये जो होगा उसके बाद फाइनल टेम्परेचर सबका हो जाएगा वो T डिग्री सेल्सियस हमने यहाँ पर सपोज कर लिया। कौन लूज करेगा, कॉपर स्फीयर जो है अपना हीट लूज करेगा, वाटर हीट गेन करेगा, और कॉपर कैलोरीमीटर भी हीट गेन करेगा। ये दोनों हीट लेंगे और लूज करने वाला सिर्फ स्फीयर है। ओके, चलिए, तो एक गोले को गर्म करके पानी के अंदर डाल दिया गया है, और पानी का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां पर हम लिख लेंगे हीट लॉस बाय कॉपर स्फीयर, ये हीट लॉस करेगा। अब इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, हीट लॉस और हीट गेन दोनों का जो फॉर्मूला है सेम है, बट जो डेल्टा टी है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, और मास और कैपेसिटी भी चेंज होगी। देखिए यहां पर फॉर्मूला मैं लिख देता हूं पहले आपको, Q M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। M यानी मास होता है, तो हम किसका निकाल रहे हैं, पहले स्फीयर का निकाल रहे हैं, हीट लॉस बाय कॉपर स्फीयर। तो फॉर्मूला यही है, M इंटू सी इंटू टी। तो स्फीयर का मास, स्फीयर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा टी। क्या है ये डेल्टा टी, लूज ऑफ टेम्परेचर, है ना, लूज ऑफ टेम्परेचर याद रखना, क्योंकि ये लूज कर रहा है, टेम्परेचर लॉस कर रहा है ना। तो M मास कितना है 100 ग्राम, टेम्परेचर कैपेसिटी कितनी है इसकी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्फीयर वो भी हमको लिखना है, एंड डेल्टा टी लिखना है। चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, Q इंटू 0.1 दिया, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, राइट। ये हमको गिवन थी इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। कॉपर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ये है, और स्फीयर भी कॉपर का है इसलिए उसकी प्लेस पे हमने 0.1 लिखे। और 100 माइनस टी ये कैसे आया, इसका टेम्परेचर था 100 और ये लूज कर रहा है कितना टेम्परेचर, टी टेम्परेचर लूज कर रहा है, क्योंकि हमने क्या लिया है, लेट कॉपर स्फीयर वाटर एंड कैलोरीमीटर अटेन फाइनल टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। 100 में से T ये लूज कर देगा, ऐसा हमको यहाँ पर सपोज करना है, राइट। तो ये नंबर 1 हो गया हमारा। हीट गेन बाय वाटर इन कैलोरीमीटर। अब देखिए जो वाटर है जिसमें हम स्फीयर डालेंगे उठाकर, उसका जो वेट है वो 195 ग्राम है, उसका जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस है, और उसका जो फाइनल अटेन होगा वो T डिग्री सेल्सियस होगा, है ना।
अब गौर से यहां पर देखना स्टूडेंट कि करना क्या है, फार्मूला ये यूज होगा, बट यहां पर दो चीज हीट गेन करेंगी। हीट लूज करने वाला एक ही ऑब्जेक्ट है, वो है कॉपर स्पेयर। हीट गेन करने वाले दो ऑब्जेक्ट है, एक तो वाटर है, एक कैलोरीमीटर है। तो पहले वाटर जो है हीट गेन जो करेगा वो कैसे करेगा, फार्मूला यही रहेगा। तो बट इसको Q1 लिखेंगे हम, Q1 इज इक्वल टू m वाटर का मास, C वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा टी। डेल्टा टी यहां पर होगा गेन ऑफ टेम्परेचर, यहाँ लूज ऑफ टेम्परेचर था, यहाँ पर गेन ऑफ टेम्परेचर होगा, राइट। चलिए हीट गेन, यहां पर हीट लूज था, यहां पर हीट गेन है। यहां डेल्टा टी 100 माइनस टी, दैट मीन्स यहां पर हीट को इसने लूज किया और यहां पर यहां गेन हुआ। चलिए लिखते हैं हम, वाटर का मास जो है 195, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो होती है 1 होती है। इसको आप कहीं पर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, आपको इसको याद रखिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1। सो m 195 इंटू 1 इंटू टी माइनस 20। जो भी हीट गेन करेगा 20 ऑलरेडी है 20 ऑलरेडी है, तो जो गेन करेगा 100 में से तो 20 उसको माइनस कर देंगे हम, तो उतना हीट उसने गेन किया, राइट। तो इसको लिखेंगे T माइनस 20। नेक्स्ट जो है कैलोरीमीटर भी जो है हीट गेन करेगा, तो हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। सो क्या हो जाएगा, फार्मूला वही रहेगा Q2 इज इक्वल टू m कैलोरीमीटर का मास। कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास है कॉपर की, और कैलोरीमीटर कॉपर का ही बना हुआ है। सो डेल्टा टी दैट मीन्स गेन इन हीट। सो QT इज इक्वल टू 50, इसका मास है 50, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.1, ये भी कॉपर का कैलोरीमीटर बना हुआ है। और T माइनस 20 मैंने पहले बोला था, जो वाटर का टेम्परेचर होगा वही कैलोरीमीटर का टेम्परेचर होगा, तो T माइनस 20 यहां पर भी आएगा। तो उसके टेम्परेचर से जो टेम्परेचर वो गेन करेगा उसमें से 20 तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका टेम्परेचर 20 था। ऑलराइट, चलिए ये हो गया हमारे पास। अब यहां पर हम क्या करेंगे ना, यहां पर हम ये करेंगे कि ये जो है Q और ये Q1 Q2 इसने हीट लॉस किया, इन दोनों ने हीट गेन की है। हीट लॉस बाय स्पेयर इज इक्वल टू हीट गेन बाय कैलोरीमीटर एंड हीट गेन बाय वाटर। सो यहां पर हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू बाय, एक वह है हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। सो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q जो हमारे पास आएगा वो है m जो हमने लिया है 100 इंटू 0.1, लिख लेता हूं उसको 100 इंटू 0.1 इंटू 100 माइनस टी। Q1 हमारे पास है 195 इंटू 1 इंटू टी माइनस 20। Q2 हमारे पास है प्लस 50 इंटू 0.1 इंटू टी माइनस 20। सो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू 100 माइनस टी। इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो 95 वन जा 195, 195 वन जा 195। इसको 50 को अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आएगा आंसर, तो प्लस 5 इंटू टी माइनस 20। ओके, अब देखिए यहां पर ये 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, और इसको 10 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 माइनस 10t। चलो ठीक है, यहां से मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये दोनों कॉमन निकल जाएंगे, t माइनस 20 दोनों में कॉमन है, तो 195 प्लस 5 200 हो जाएगा, तो 200 t माइनस 20। 195 2 माइनस 20 प्लस 5 t माइनस 20, तो 200 t माइनस 20 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 1000 माइनस 10t इज इक्वल टू 200t माइनस 200t माइनस 420, 220 इज 4000, सॉरी 4000। नाउ 4000 को इधर लेकर आ जाएंगे तो 1000 प्लस 4000, 200t ऑलरेडी इधर है, 10t उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 200 प्लस 10t दैट मीन्स 5000 इज इक्वल टू 210t। 210 को इधर लेकर आएंगे, 5000 अपॉन 210 इज इक्वल टू t, डिवाइड कर देंगे तो हमको आंसर मिलेगा 23.8 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू t। तो उसने कहा था व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 23.8 डिग्री सेल्सियस। सिंपल है। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम। तीन क्वेश्चन है, तीनों के आंसर देना है हमको। ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसमें जो डायग्राम बनाएंगे आप उसके 2 मार्क्स है
और ये बाकी दो क्वेश्चन के हाफ हाफ मार्क्स है। इस तरह ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट ग्लास थ्रू प्रिज्म, ये पूरा डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। एक ट्रायंगल बनाना है, उसमें जो व्हाइट लाइट जो पास हो रही और बाकी जो है विद गोर याद रखिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर्स आपको यहां से डिस्पर्स करना है। ओके, ये पूरा डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। नीट एंड क्लीन डायग्राम के आपको 2 मार्क्स यहां पर कैरी होंगे। विच कलर इज द लीस्ट डेविएटेड? देखो सबसे ज्यादा लीस्ट डेविएटेड मतलब यहां पर सबसे जिसका रिफ्लेक्शन कम हुआ वो है रेड कलर। विच कलर रे, तो रेड कलर का जो है लीस्ट डेविएटेड है। और विच कलर इज द मोस्ट डेविएटेड, दैट मींस वायलेट। सो हम यहां पर आंसर लिखेंगे द रेड कलर इज द लीस्ट डेविएटेड एंड द वायलेट कलर इज द मोस्ट डेविएटेड। हो गया आपका आंसर। ये दोनों क्वेश्चन के आप आंसर लिखते हैं तो हाफ इसका एंड 2 मार्क्स इसके, 3 मार्क्स आपको यहां पर कैरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। पोजीशन ऑफ इमेज एट F2 पर बन रही है, पॉइंट इमेज बन रही है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी डिस्टेंस पे होगा। कहां होगा? इन्फिनिटी डिस्टेंस। सो तो फर्स्ट फिलअप हमारा इन्फिनिटी। सेकंड पे आते हैं, एट F2 पे F2 F1 पर बन रहा है एंड पोजीशन ऑफ इमेज 2 F2 पे हो रहा है, तो ये इमेज का जो है इसमें यहां पर जो इमेज की साइज होगी वो सेम साइज होगी। सेकंड है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज यहां पर थर्ड वन देखिए, बिटवीन F1 एंड 0, दैट मीन ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, विद इन फोकल लेंथ ऑन द सेम साइड, ऑब्जेक्ट साइड, और साइज ऑफ इमेज है वेरी लार्ज। सो यहां पर हमारा आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स अगर आप कंप्लीट करते हैं तो 3 मार्क्स आपको कैरी हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस आपको ये आना चाहिए कि कहां पर क्या पर कहां पर हमको क्या यहां पर फिल करना है। ओके, नेक्स्ट। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, आंसर द क्वेश्चंस। ये डायग्राम है, इसको देखकर हमको जो ये 3 आंसर्स के क्वेश्चन के आंसर लिखना है। राइट द एनोड रिएक्शन, ये जो एनोड है तो इसकी रिएक्शन लिखना है। चलो लिखते हैं पहले एनोड रिएक्शन, 2O2 माइनस प्लस 2O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, इतना लिखेंगे आपको 1 मार्क्स। राइट द कैथोड रिएक्शन, तो कैथोड रिएक्शन लिखना है Al+3, क्योंकि एल्यूमिनियम का रिडक्शन हो रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। ओके, कैथोड रिएक्शन Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, Al एल्यूमिनियम, रिडक्शन है यहाँ पर। ओके, तो ये दोनों यहाँ पर कैथोड और एनोड की रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिक्सिंग क्रियोलाइट एंड फ्लोस्पार विथ एल्यूमिना इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। सो ये दोनों मिक्सिंग क्यों करते हैं, किसका? क्रायोलाइट का और फ्लोरोस्पार का। उसका रीजन हमको यहाँ पर लिखना है, क्या पर्पस है उसके पीछे। सो आंसर इज अ सेट ऑफ ग्रेफाइट रॉड डिप्ड इनटू द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट वर्क एज एनोड। क्रायोलाइट Na3AlF6 सॉरी, क्रायोलाइट Na3AlF6 ये उसका फार्मूला है, एंड फ्लोरोस्पार CaF2 आर एडेड इन मिक्सचर। तो रीजन है इसका टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस। ये रीजन है कि ये मिक्सिंग, क्या पर्पस बताया था उसने हमसे, पूछा था हमसे, उसने हमसे पूछा है कि पर्पस क्या है इसका, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि उसको जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लोअर करना है अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस, इसलिए दोनों को मिक्स करते हैं। सिंपल क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं स्टूडेंट। इज एक्सपेल्ड फोर्सफुली थ्रू द नोजल एट द रियर साइड ऑफ द लॉन्च व्हीकल एज अ रिएक्शन ऑफ दिस thrust act on the vehicle which drive the vehicle high into the space। तो ये उसका पूरा आंसर हो गया। एक्चुअल में प्रिंसिपल पूछा था, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर वो प्रिंसिपल के बेस पर ही तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो वर्क करता है, बट उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना आपको यहाँ पर जरूरी है। राइट द फॉर्मूला फॉर द एस्केप वेलोसिटी। नाउ एस्केप वेलोसिटी, फॉर्मूला फॉर द एस्केप वेलोसिटी इज v is equal to 2gm upon r, 2gm upon r, ये उसका फार्मूला एस्केप वेलोसिटी का। v एस्केप आप लिख सकते हो। राइट द लॉन्ग फॉर्म ऑफ इसरो, सबको पता है, आपको पता होना चाहिए, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स आपको यहाँ पर कंपलसरी मिल जाएगा।
तो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में जो है 8 क्वेश्चन रहेंगे, 8 में से आपको 5 अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी वन, 5 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन यहाँ पर, उसको आपका 5 के आंसर आपको लिखना है। विच इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज शोन इन द अबव फिगर। सबको मालूम है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो हम आंसर लिखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ अ करंट। सिंपल हो गया, 1 मार्क्स आपको मिल गया। व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक नीडल पे क्या इफेक्ट होगा अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल इंक्रीज करते हैं। अब इलेक्ट्रिक सेल इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो उसका रीजन हम लिखेंगे कि इफ द करंट थ्रू द वायर इज इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजेस। अगर हम करंट इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। सिंपल आंसर आप लिखना है, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक नीडल, ये जो डिस्टेंस है, ये कंडक्टर है ए बी, ये कंडक्टर है ए बी एंड ये नीडल है, अगर इसका डिस्टेंस अगर हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, डिस्टेंस मैग्नेटिक नीडल इज इंक्रीज, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ये इंटेंसिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी। सो आंसर लिखेंगे हम, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इज इंक्रीजेस। सिंपल है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, द इफ द एंड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल आर इंटरचेंज, दैट मीन्स अगर प्लस है, यहाँ प्लस से इसको यहाँ पर ए को यहाँ प्लस से जोड़ा गया था, बी को माइनस से जोड़ा गया है। अब यहाँ पर देखिए ए को नेगेटिव कर दिया गया, बी को पॉजिटिव कर दिया गया, दैट मीन्स यहाँ पर सेल का जो एंड्स है वो इंटरचेंज कर दिए, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग कर दिए, अब उसको चेंज कर दिया है। तो क्या इफेक्ट होगा, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। पहले यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी, नॉर्थ टू वेस्ट, अब नॉर्थ टू ईस्ट आ गई है ना। तो आप नॉर्थ टू ईस्ट भी लिख सकते हैं, बट मैंने सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन आंसर लिखा है कि इफ द एंड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल आर इंटरचेंज द डायरेक्शन ऑफ नीडल आल्सो चेंज फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। आप ये लिख लेंगे तो बेस्ट रहेगा, नॉर्थ टू ईस्ट। ओके, नेक्स्ट, write the name of any two instrument which work on magnetic effect of electric current, that means electric bell and electric motor। सिंपल आपका आंसर हो गया। ये पूरा कंप्लीट आंसर आप 5 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का बी 2, क्वेश्चन नंबर 4 का 2, आंसर द फॉलोइंग, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन का फार्मूला आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए। तो मीथेन का फार्मूला है CH4। क्या है? CH4। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपको, या तो आप सर्कल बना के भी डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो, या फिर डायरेक्ट HC लिखकर भी आप डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। देखिए मैं बताता हूं आपको, ये आप इस तरह बनाइए, ये डॉट है, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, CH4 ये डॉट है। या फिर आप इस तरह बना सकते हो, देखिए ये H यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड और CH4 ये हो गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। इतना बनाए आपको, ये तो ये रिंग ये बनाइए आप, या फिर ये बनाइए, दोनों में से आप कोई भी बना सकते हो एक, दोनों बनाए तो वेल एंड गुड। तो ये डॉट स्ट्रक्चर। डिफाइन द होमोलोगस सीरीज। नाउ डिफाइन करेंगे हम इसको, द सीरीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप इन द प्लेस ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम। ये जो हाइड्रोजन एटम है, इसकी जगह पर अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, OH आ जाता है, COOH आ जाता है, जो फंक्शनल ग्रुप आपने कार्बन कंपाउंड में हर हम पढ़ा होगा। ओके, पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम ऑन द चेन हैविंग सीक्वेंशियली इंक्रीजिंग लेंथ इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ये पूरी डेफिनेशन हो गई उसकी स्टूडेंट। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। 3 यहाँ पर जो है आपके पास स्ट्रक्चर दिए हैं, या आपके पास जो है कार्बन कंपाउंड दिए गए हैं, उनके हमको IUPAC नेम लिखना है। ओके, नंबर 1 पहले लिख लेते हैं हम पूरे, CH3 CH2 COOH। अब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जो अटैच हुआ है वो एसिटिक एसिड है ना। जब एसिटिक एसिड लगता है तो ऑइक एसिड हो जाता है, ऑइक एसिड, इसको याद रखिए। एसिटिक एसिड जब अटैच होता है तो ऑइक एसिड हो जाता है। अब यहाँ पर कार्बन नंबर कितने हैं? 1 2 3, कार्बन की 3 चेन है,
3 मतलब प्रोपेन हो जाता है, तो इसका जो पेरेंट नेम हो गया वो प्रोपेन हो गया, बट COOH लगने से यहां पर ये आयोइक एसिड हो गया, तो हम बोलेंगे क्या IUPAC नेम देंगे, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो गया IUPAC नेम, है ना। ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, और आयोइक एसिड COOH लगने से प्रोपेनोइक एसिड हो गया। नाउ सेकंड CH3CHOH, है ना। अब यहां पर देखो OH लग गया, फंक्शनल ग्रुप OH यूज हुआ है, ये CH पर OH लगा है। अब इसका हमको IUPAC नेम लिखना है, तो प्रोपेन टू ऑल, ये क्योंकि 3 है, प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि OH जो है इधर से भी अगर हम गिरते हैं तो सेकंड कार्बन पे लगा है, इधर से भी अगर हम लेते हैं तो सेकंड कार्बन पे लगा है, तो सेकंड कार्बन पे तो 2 और फंक्शनल ग्रुप OH है तो उसको ऑल लिखेंगे, इथेनॉल, मीथेनॉल, तो यहां पर ऑल हो गया है, इसलिए हम ये प्रोपेन है 3 कार्बन है तो प्रोपेन टू ऑल सेकंड नंबर पर है फंक्शनल ग्रुप, सिंपल। CH3CO, अब देखिए ये जो है ना, ये CH2 एंड CH3, ये जो फंक्शनल ग्रुप यहां पर यूज हुआ है ये है ऑन, कीटोन यूज हुआ है, कीटोन। C डबल बॉन्ड O आएगा यहां पर, है ना। अगर इसको हम स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं तो ये बनेगा CHHH, C डबल बॉन्ड O, और डबल बॉन्ड O दैट मींस यहां पर कीटोन है, और कीटोन जब फंक्शनल ग्रुप लगता है तो ऑन आता है, ऑन। तो ये कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूटेन। तो तो इसका पेरेंट नेम जो हो जाएगा ना, ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। और इधर से अगर गिनते हैं तो फंक्शनल ग्रुप जो है सेकंड पे आ गया, तो ब्यूट टू ऑन, ब्यूट टू ऑन, ओके, ब्यूट टू ऑन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो स्टूडेंट अगर आप ये तीनों लिखते हैं तो 3 मार्क्स, ये बनाते 1 मार्क्स, अमल अर्गो सीरीज का डेफिनेशन लिखते हैं 1 मार्क्स, 5 मार्क्स आपके कंप्लीट होते हैं। स्टूडेंट ये अक्टूबर नवंबर 2020 का पेपर कंप्लीट होता है, पर्टिकुलर एज पर बोर्ड जो इंस्ट्रक्शन देता है उसके जो मॉडल आंसर पेपर होता है उसी के आंसर्स यहां पर आपको बताए गए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।